मुख्यमंत्री जी का आभार। माननीय मोहन मरकाम जी हमारे नए मंत्री हैं। उनके पास आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास का विभाग है और 2 और छोटे छोटे परिवर्तन किए गए अध्यक्ष महोदय, जिसमें माननीय ताम्रध्वज साहू जी जिसको अतिरिक्त रूप से कृषि विकास एवं किसान कल्याण जैव प्रौद्योगिकी का विभाग दिया, पहले जितने विभाग थे उसके अतिरिक्त है। और माननीय रवीन्द्र चौबे जी के पास जो पहले विभाग थे उसके अतिरिक्त इसको शिक्षा और सहकारिता, ये दोनों। धन्यवाद। प्रश्नकाल अजय चंद्राकर जी। माननीय अध्यक्ष जी महोदय, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, मार्गदर्शन मतलब पिछले विधानसभा सत्र में नहीं, आप मुझसे कैसे पूछ सकते हैं, मंत्रियों से पूछिए। ये क्या है कि विधानसभा से जुड़ा विषय, एक पिछले सत्र में सरकार ने कहा था कि हम CMIE के आंकड़े को स्वीकार नहीं करते। मैंने पूछा था कि 2 करोड़ का विज्ञापन आपने कैसे दे दिया, तो बोले बहुत दे दिया तो दे दिया, हमने नहीं दिया, जनसंपर्क में दिया है। अब जब उसकी मान्यता नहीं है तो विधानसभा के उत्तर में उसको कैसे लगाया गया है, इसमें पहले सरकार स्पष्टीकरण दे दे तो फिर मैं आगे का प्रश्न पूछूं, और या नहीं तो आप कहें तो, क्योंकि विधानसभा के अंदर ही आया है यह विषय कि जो मान्यता प्राप्त नहीं हो उस आंकड़े पर कैसे हम बहस करेंगे यहां और कैसे जानकारी लेंगे। उमेश पटेल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2 संस्थाएं हैं जो बेरोजगारी आंकड़े प्रस्तुत करती है और माननीय सदस्य जी का जो प्रश्न है वो बेरोजगारी दर को लेकर प्रश्न है और दोनों संस्थाओं का हमने आंकड़ा वहां पे दे दिया है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम मान्यता देते हैं कि नहीं देते हैं, आपके प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश में। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र के प्रश्न क्रमांक 406 छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा CMIE के आंकड़ों को मान्यता नहीं दी जाती, ये बोले तो मैं पटल में रख देता हूं। जब मान्यता नहीं दी जाती तो उसमें बहस कैसे करेंगे, जब सरकार क्यों लगाना चाहिए उसको। पहले तो इसमें व्यवस्था का प्रश्न काल में नहीं होता, लेकिन चूंकि प्रश्न में यह उद्धृत है तो आप व्यवस्था दीजिए इसमें, फिर मैं आगे प्रश्न करूंगा। माननीय अध्यक्ष कि हम संभावित और जिसको सरकार मान्यता नहीं देती उसमें बहस करके विधानसभा के कीमती समय को सब खराब करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें सरकारी आंकड़ा जो है वो भी प्रस्तुत किया गया है। अरे वो तो ठीक है, NSSO का भी आपका आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है। माई प्री नेफ्यू, आपसे सहमत हूं, मैं दूसरी चीजें पूछ रहा हूं। आपने माहवार मांगा है, इसमें हर माह का डिटेल मांगा है। मैं क्या मांगा हूं, अभी प्रश्न ही नहीं किया हूं, उसमें देना ना उत्तर, तुम सक्षम हो दोगे उत्तर। अध्यक्ष महोदय, दो संस्थाएं बेरोजगारी दर प्रस्तुत करती है। सर मैं बिल्कुल दूसरी बात पूछ रहा हूं, अभी मैं माननीय मंत्री जी की एफिशिएंसी पर, योग्यता पर, क्षमता पर कोई प्रश्न ही नहीं उठा रहा। अरे तो सुनिए तो उसको, जो मैं बोल रहा हूं, मैं अध्यक्ष जी को बता रहा हूं। अरे सरकार अध्यक्ष जी का कुछ आने दो। मैं अध्यक्ष जी से मुखातिब हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2 संस्थाएं हैं जो बेरोजगारी दर प्रस्तुत करती हैं या पब्लिश करती हैं। हमने दोनों संस्थाओं का डिटेल दिया है, हमने कोई छुपाने की कोशिश नहीं की है। और मान्यता देना नहीं देना अलग विषय है, लेकिन जो प्रश्न उन्होंने पूछा है उसके, चलिए आप सरकारी आंकड़ों पर पूछिए ना। सुनिए ना साहब, आप क्यों मानना है विधानसभा की? चलिए बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज 19 जुलाई है और डॉक्टर खूबचंद बघेल की जयंती है जी, और इस अवसर पर उन्हें नमन करते हैं क्योंकि उन्होंने ही पहली बार छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की मांग की थी, तो उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। एक मिनट साहब, मांग किसी ने कही होगी, छत्तीसगढ़ शब्द सबसे पहले कोदूराम दलित के काव्य में आया है। छत्तीसगढ़ की मांग धारणा चलिए हो गया ना, लेकिन आज की जयंती इसलिए स्मरण कर दे। चलिए हम सब लोग भी तकलीफ है आपको, ठीक है, ठीक, प्रश्न तकलीफ नहीं है, प्रश्न काल में हुआ इसलिए खूबचंद जयंती पर, खूबचंद जयंती जी के अवसर पर पूरा सदन उन्हें नमन करता है। मैं सदन की ओर से उन्हें प्रणाम करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस छत्तीसगढ़ के स्वप्न दृष्टा निश्चित रूप से खूबचंद बघेल जी थे, हम उनको नमन करते हैं, उनके श्री चरणों को प्रणाम करते हैं। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, खूबचंद बघेल जी के
उन सपनों को अगर किसी ने साकार किया है तो अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने नहीं पुकारा तो भी मैं खड़ा हो गया, मान लो नहीं, खड़े हो जाइए और कोई अब और सदस्य मान लो प्रसन्नता व्यक्त करेंगे तो सरकारी आंकड़ों को सरकारी आंकड़ों में ध्यान क्या में है रखते हुए उस पर प्रश्न मैंने आप करिए। सरकार को कोई निर्देश नहीं देंगे, अधिकारी मैं दे दूंगा ना, मुझे देना होगा। अभी 3 दिन में कितना माननीय निर्देश अध्यक्ष महोदय, प्राइवेट आंकड़ा हो या सरकारी आंकड़ा हो, मैं दोनों में बहस करूंगा। जब विधानसभा के पटल में आ गए, मैं तो अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए पूछ रहा था। ठीक है। आप माननीय मंत्री महोदय ये बताने का कष्ट करें, ये पंजीकृत बेरोजगार के को चयन करने की प्रक्रिया क्या है? माननीय अध्यक्ष महोदय, पंजीकृत जो बेरोजगार हमारा रोजगार कार्यालय है, वहां जो बेरोजगार है अध्यक्ष महोदय, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। वो आता है, अपना रजिस्ट्रेशन कराता है। इसके लिए कोई प्रक्रिया, चयन करने की कोई प्रक्रिया नहीं है। जो भी आता है अपना रजिस्ट्रेशन कराता है, 3 साल के लिए उसका पंजीयन जीवित रहता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा आपने उत्तर दिया है रोजगार हेतु पंजीकरण जो करवाते हैं उसकी प्रक्रिया क्या है? बेरोजगार का पंजीयन नहीं करते, अपितु रोजगार चाहने वालों का पंजीयन करते हैं। तो रोजगार चाहने वालों का चयन करने का मापदंड क्या है? मतलब बेरोजगार जो है वो रोजगार चाहता नहीं है, ये बोल रहे हैं आप? नहीं, रोजगार हेतु जो आपने उत्तर दिया है, रोजगार चाहने वालों को पंजीकृत करने के चयन के मापदंड क्या है? भैया वही तो है, जो बेरोजगार है वही रोजगार चाहेगा। जिसके पास रोजगार है वो नया रोजगार क्यों चाहेगा? अच्छा, तो उसके मापदंड क्या है? मापदंड क्या आपको बताया? ओपन है, वो रोजगार कार्यालय हमारा ओपन है, उसमें कोई भी आएगा, रजिस्ट्रेशन कराएगा, 3 साल तक उसका पंजीयन जीवित रहेगा। तो उसके लिए शिक्षा, उम्र, आयु, इसका कोई मापदंड नहीं है? आप देखिए, बताइए ना, बताइए, मैं सुन रहा हूं। जो रोजगार कार्यालय है उसमें व्यक्ति आएगा, अपने जो उसमें मापदंड दिए हैं उस मापदंड के अनुसार वो रजिस्ट्रेशन कराएगा, और जो मापदंड में आएगा उसका रजिस्ट्रेशन जीवित सर, रहेगा। वो बात सुन ली, मैंने प्रशंसा भी कर दी। मैंने ये कहा मापदंड में जो आएगा करवाएगा, तो उम्र की, शिक्षा की, वय की, किसी की कोई जरूरत नहीं है, खुला बाजार है। मैं जाऊंगा तो मैं भी करवा सकता हूं। मैं ये पूछ रहा हूं। ये माननीय अध्यक्ष महोदय, नवंबर के बाद भी करा सके। थोड़ा यार बैठना, गंभीर बात तो समझ में आए नहीं। आगे करवानी पड़ेगा आप कोई मापदंड उसका होगा इच्छुक चाहने वाले का, यह बता दीजिए ना। उम्र होगी, शिक्षा होगी, जात होगा, समाज होगा, कि इसको SC ST को हम विशेष छूट इसमें देते हैं, उम्र में देते हैं, किसी में देते हैं, कोई ऐसी चीज हो तो बता दीजिए। पूरे छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को फायदा होगा। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन या कोई जातिगत कोई इस तरह का कोई मापदंड नहीं है। जो व्यक्ति अपने आप को बेरोजगार समझता है वो आता है पंजीयन कराने। कुछ फार्म तो भरता होगा भैया, इनकी भाषा बदल गई। फार्म में कुछ होगा ना, उम्र क्या है, पढ़ा कि लिखा क्या है, लेकिन वो कुछ मापदंड नहीं है, वो डिटेल है। जैसे डिटेल देता है ना, नहीं है। देता है ना डिटेल। चंद्राकर जी, यू आर वेरी कंफ्यूज। दिस मैं- इज वेरी क्लियर, एक सिंपल प्रोसीजर। एनी आप- पर्सन इज मैट्रिक पास, आपका नाम भी बदल गया है। यही रजिस्टर्ड टू रोजगार का। अब आप कहेंगे मुझे आगे कि हुल्लड़ मत करिए करके। हम लोगों को बोलते हैं तो हुल्लड़ शब्द इस्तेमाल हो जाता मैंने है। हुल्लड़ शब्द नहीं कहा, अब इधर से हो जाता है। मैंने आपको मैं आपको यह कह रहा हूं कि वो मापदंड नहीं जो शब्दावली इस्तेमाल कर ले। उम्र, शिक्षा, समाज, इसका कोई मापदंड है? और यदि नहीं है तो क्या मैं अपना पंजीयन जाके करवा सकता हूं क्या? माननीय अध्यक्ष जी, जब ले हमारे सरकार माननीय अध्यक्ष महोदय, नवंबर के बाद करना पड़ेगा मंत्री। एक्सपायरी लोगों का कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं होता है रोजगार कार्यालय में। एक्सपायरी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कोई मापदंड नहीं है जो अपने आप को बेरोजगार। ने उनने सीधा प्रश्न पूछा है, क्या माननीय चंद्राकर जी रोजगार दफ्तर में जाके अपना पंजीयन करा सकते हैं? आपका उत्तर सीधा है, नहीं तो नहीं। अध्यक्ष महोदय, लेकिन नवंबर के बाद इनको निर्देशित किया जाए, नवंबर के पहले पंजीयन न कराएं। अब तुम खड़े हो गए तो यह बता दो कि नपुंसक नहीं हो, यह कैसे पता चला आपको? अरे, आपका आपत्ति जरा क्या? ये आपका बयान था ना, मैंने सुना
पहले मुझे ये बताओ, ये आपका पहले मुझे ये बताओ, माननीय इस सदन के अंदर में माननीय चलिए चलिए, अरे बैठिए बैठिए, आपत्तिजनक है सब। माननीय अध्यक्ष महोदय, अरे माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बेहुदार कहते माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सही, ये बेहुदार कहते कितने सीनियर सदन में एक सीनियर सदस्य के बारे में ऐसा बोल रहे माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, या माफी मांग लेते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, चलिए आप बैठिए प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय को माफी मांगने के लिए बोलिए माननीय अध्यक्ष क्या महोदय। चलिए सीधा सीधा प्रश्न करिए, उसको विलोपित करिए माननीय चलिए सीधा प्रश्न कर रहे हैं, आप बैठिए। अध्यक्ष महोदय, सदन माननीय अध्यक्ष महोदय बंद करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सदन में बोलने का शब्द नहीं होता है। अरे विद्वान साथियों के ऐसा बोलेंगे, ये सदन में ऐसा बोलेंगे, चलिए चलिए बैठिए। सदन के यही परंपरा है, आप नहीं सदन के यही परंपरा है, यही सब बोलने की परंपरा है, उसको यही परंपरा है, ये सदन में बोलने की यही परंपरा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अपमान करने प्रश्नकाल का सदुपयोग करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, चलिए माननीय अध्यक्ष बैठ जाओ भैया, राकेश साहब बैठ जाइए, बैठ जाइए, ये नपुंसक सब सदन में बोलना उचित है। सदन इसको में आप बैठिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, बैठिए बोला है, बैठिए। सदन में निकाल कर देखिए, माननीय अध्यक्ष नपुंसक बोलता है। देखिए मैं नपुंसक, नपुंसक दिख रहा है इसके साथ एक में। मिनट एक मिनट, माननीय अध्यक्ष महोदय, नपुंसक दिख रहा है इसके साथ में। माननीय सदस्य से माफी मांगने के लिए बोले माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुन लीजिए, सागर जी कर रहे कदापि मेरी बात सुन लीजिए, बैठिए आप, बैठिए बैठिए, मैं खड़ा हूँ, बैठिए, अरे मैं खड़ा हूँ, बैठ जाइए। मैं प्लीज 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 प्लीज, हालांकि केंद्र सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने, सभी ने थर्ड जेंडर को यहाँ मान्यता दे दी है, फिर भी आपने नपुंसक शब्द जो कहा है उस संबंध में जितनी भी बातें हैं उसको मैं विलोपित करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, सदन में अगर इन्होंने बोला है तो विलोपित साथ है माफी मांगे, ये बहुत गंभीर बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं भरी सदन में किसी सदस्य विलोपित हो गया। कैसे कहा, क्या भरी सदन में नपुंसक कैसे कहा सदन को? नहीं, मैंने नपुंसक नहीं कहा, मैंने नपुंसक नहीं कहा, मैंने नपुंसक नहीं कहा, माफी नहीं मांगते, माफ करने लायक नहीं है। नपुंसक शब्द के संबंध में जितने भी चर्चाएं हुई विलोपित कर दिया, प्लीज बैठ जाइए, अरे हो जाइए आप, बैठिए प्लीज प्लीज सदन बैठ में जाइए। कैसे इस तरह का शब्द का इस्तेमाल किया? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि उस अध्यक्ष प्रश्न का महोदय, उत्तर नहीं आता, अध्यक्ष महोदय, पहले बंद कमरे में ट्राई करा ले चंद्राकर जी मेरे से, हम नपुंसक है कि नहीं? कहता है अध्यक्ष महोदय, किया जाता है तो उसमें क्या अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष चलिए आगे बढ़िए आप। बृहस्पति सिंह देखिए आखिरी सत्र है, उनके भाषण अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुना जाए। आखिरी सत्र है, आप लोग सदन का समय मैं करें। नपुंसक हूं तो बंद चलिए कमरे में मेरा ट्राई हो गया भैया, बैठ जाओ आप, ये आप बैठ जाइए प्लीज, नहीं आप बैठिए, चंद्राकर जी, आप अनावश्यक डिस्टर्ब मत करिए किसी को। प्रश्न चिन्ह खड़ा मत करो, आप अगर है तो जाकर के देख लेना। माननीय भगत जी प्लीज, माननीय अध्यक्ष महोदय, चलिए। पहला प्रश्न का कोई उत्तर नहीं आया, आप शासन को निर्देशित कर दें। मैं खड़ा हुआ भैया, मैं उत्तर देने वाला था, आप तो कुछ और बोल दिए और आप पीछे इशारा कर दिए। मैं कहाँ इशारा किया, कुछ भी बोल रहे हैं आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप चाचा भतीजा बन के एक दूसरे की इशारा मत करिए। मैं कोई मैं इशारा उतारा नहीं किया अध्यक्ष महोदय, मेरा मैं तो आपकी तरफ देख रहा था। हाँ मेरी तरफ और देखिए अचानक से बात। इन्होंने क्या कह दिया कि माननीय अध्यक्ष महोदय, रोजगार कार्यालय में किसी तरह का कोई मापदंड है नहीं। अजय चंद्राकर जी, मैं एक बात पूछ सकता हूँ, अजय चंद्राकर जी भी मैं एक बात तो पूछ उनका सकता हूँ भी आपसे, एक पंजीयन- मिनट, क्या रोजगार कार्यालय में जो फॉर्म दिए जाते होंगे भरने के लिए, हाँ फॉर्म दिए जाते हैं, हाँ उसको, उसमें कुछ कमी है तो सुधार सकते हैं ना? नहीं डिटेल है वो, डिटेल हाँ, डिटेल को- मापदंड और डिटेल में अंतर है ना अध्यक्ष महोदय। मापदंड में ये होगा, नहीं नहीं, उसको सुधारने का अधिकार आपको है कि भारत सरकार को है? नहीं है, हमें है। चलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, अजय चंद्राकर जी जाएंगे, उनका भी पंजीयन होगा। अच्छा। लेकिन मेरा निवेदन है कि वो मत करें, हाँ। अभी वो वर्तमान में विधायक भाई, हैं, ये अच्छा माननीय मैसेज नहीं अध्यक्ष जी, जाएगा। वैसे मैं आपको इस कोई रोक प्रश्न नहीं को है यही व्यवगत कर रहा हूं अजय जी। आपसे एक आग्रह करके। सुन लीजिए,
अजय जी, आपको कोई रोक नहीं है, लेकिन मेरा निवेदन है कि आप मत कराइएगा, मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। ठीक, नहीं करवाता। अच्छा ये बताइए माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े बड़े विद्वान भी उधर बैठे हैं, पूरा सदन है, ये बेरोजगारों के साथ जो बात हो रही है वो अच्छी नहीं है। मेरी भर्ती की उम्र तय है, 35 साल 37 साल, पीएससी में छूट भी दिया हूं उम्र में, अलग अलग समय में यदि पीएससी नहीं हुई तो छूट भी दिया हूं, उसकी उम्र है कि इतने उम्र तक आपको नौकरी दी जा सकती है, पर बेरोजगारी के पंजीयन के लिए कोई उम्र नहीं है। क्या हास्यास्पद बात है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, अब दूसरा प्रश्न मैं कर रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, ये CMIE के आंकड़े जारी किए हैं सितंबर 2022 में। एक नंबर में आप चार्ट खोल लीजिए चाहे तो, उसमें और इस चार्ट में देखिए कि सितंबर 2022 में 19,18,295 बेरोजगार हैं, और इसमें बता रहे हैं 1%। CMIE के अनुसार 1% बता रहे हैं, और इसमें है 19,18,295। अब फिर फरवरी महीने 23 में इनने 0.8% जारी किया है CMIE के आंकड़े। अब आप फरवरी का उधर देख लीजिए 2023 का, उसमें 18,51,093 है। अब इसके अंतर को यदि घटाएं तो दोनों में से कौन से आंकड़े सही, यह मुझे बता दें, दोनों चार्ट में कौन से आंकड़े सही हैं। और माननीय अध्यक्ष महोदय, 19 लाख और 18,000 को घटा दें तो लगभग 2,77,000 को सरकार ने नौकरी दी। एक तथ्य, और दूसरा तथ्य आपके ध्यान में ला देता हूं मैं, कैसे मजाक हो रहा है उसको। शिवरतन शर्मा जी का एक प्रश्न है इसी 10वें नंबर में, विभिन्न विभागों द्वारा 22,154 पद विज्ञापित किए गए, पढ़ रहा हूं मैं, और 33,348 व्यक्तियों को शासकीय सेवा में नियुक्ति प्रदान की गई। 22,000 विज्ञापन समथिंग विज्ञापन हुआ, नौकरी दी गई है 33,000 समथिंग को, यह इसी में लिखा है। अब यह आंकड़े यदि CMIE के सही हैं तो बेरोजगारी दर तो शून्य है, फिर 19 लाख उसी महीने में आप दर्ज करवा रहे हैं, फिर इसके हिसाब से आपने लगभग 2,77,000 लोगों को नौकरी दे दी है। तो किसमें आपने नौकरी दी 2,77,000 लोगों को, यह बता दें। जब विज्ञापन उतने हुए ही नहीं है तो किसमें दे दी, ये आखिर है क्या लफड़ा, इसको बता दें। या दोनों में से कौन सी बातें सही हैं? सुनिए ना, दोनों छपी है इसमें। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष महोदय, दो ऐसे चीजों को कंपेयर करना जो एक दूसरे से इन अ वे तो लिंक है, बट दोनों की प्रक्रिया अलग अलग है। देखिए रोजगार कार्यालय, एक सेकंड अब नहीं काटूंगा नहीं, आप पूरा 5 मिनट बोले, काटूंगा नहीं। आप एक बात, मेरा आग्रह है, फिर उत्तर दे दें। जब दोनों चीजें, इसीलिए मैंने पूछी मैं किसमें बहस करूं, फिर मैंने कहा मैं दोनों में बहस करूंगा। दोनों बेरोजगारी के आंकड़े बता रहे हैं तो दोनों में तो कंपेयर होगा ही माननीय अध्यक्ष महोदय। तो विद्वान सदस्य, विद्वान मंत्री जी का जो उत्तर है उसे तो सुन लीजिए। सुनने तो लीजिए, सुनिए तो आप। रोजगार कार्यालय में अध्यक्ष महोदय कोई भी पंजीयन 3 साल तक जीवित रहता है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। रोजगार कार्यालय में कोई पंजीयन आज कराया है, 3 साल बाद वो अपने आप हट जाएगा। अध्यक्ष महोदय, जो पंजीयन हटा है, ये जरूरी नहीं है कि उसको रोजगार मिला ही है, ये जरूरी नहीं है, ये वो अच्छे से जानते हैं, लेकिन उन ट्विस्ट करने का उनका आदत है पूरा शुरू से ही। दूसरा अध्यक्ष महोदय, CMIE ने जो आंकड़ा प्रस्तुत किया है उसके हिसाब से हम न्यूनतम बेरोजगारी दर पे हैं, और NSSO जो केंद्र सरकार का जो संस्था है, उसने भी जो बेरोजगारी आंकड़ा है इन अ वे CMIE से मेल खाता है। तो क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो केंद्र सरकार ने जो सरकारी आंकड़ा प्रस्तुत किया है वो गलत है? अगर वो ये इस बात को मानते हैं तो फिर आगे डिस्कशन करते हैं इस पे। मैं तो माननीय अध्यक्ष महोदय, एक लाइन और एक लाइन, सिर्फ 2 आंकड़े आपने दिए हैं। क्या 19 लाख समथिंग जो दिया है वो 1% होता है? 18 लाख समथिंग दिया हुआ 8% होता है? आप किसको स्वीकार करते हैं, किसको मापदंड देते हैं, और आपने जिस आधार पर इसको लगाया है वो आधार बताइए, उसकी स्वीकृति बताइए। आप इधर उधर के उत्तर मत दीजिए। इसीलिए मैंने पहले माननीय अध्यक्ष कि आधार किस आधार पर आप मानते हैं? माननीय अध्यक्ष, 2 करोड़ का विज्ञापन दे दिए 1% और 8% में, आपका आंकड़ा बोलता है 18 लाख 19 लाख, वो कितना प्रतिशत? क्यों छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों का पैसा कर? माननीय अध्यक्ष महोदय,
रोजगार कार्यालय का पंजीयन आप कंपेयर नहीं कर सकते किसी बेरोजगारी दर के निकालने वाले मेथोलॉजी से। सीएमआई का अपना मेथोलॉजी है, एनएसएसओ का, एक सेकंड पूरा बात सुनिए। एनएसएसओ का अपना मेथोलॉजी है, वो अपने मेथोलॉजी से निकालता है। रोजगार कार्यालय में जो पंजीयन होता है उसमें कोई रोक टोक नहीं है अध्यक्ष महोदय। उसकी सीमा है 3 साल तक वो पंजीयन जीवित रहता है। तो इन अ वे आप इसको कंपेयर करेंगे तो आपको हमेशा अलग लगेगा, कंपेयर कर ही नहीं सकते इसको। अच्छा माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा लास्ट प्रश्न, आप इसको बहुत अच्छे से जानते हैं, मेरा लास्ट आप प्रश्न, खुद इस विषय को बहुत मैं अच्छे से इससे जानते हैं, सहमत उसके बाद हूं, भी आप लेकिन इसको मेरा करें। आखिरी प्रश्न और आपके विवेक पर छोड़ते हुए आखिरी प्रश्न, एक तो प्राइवेट को वाहवाही अपनी पीठ थपथपाने के लिए यहां लगाए क्या, जिसको स्वीकार कर चुके थे कि हम इसको मान्यता नहीं देते, इसलिए इसमें लगाए, फिर उसमें आप निर्णय लीजिए माननीय अध्यक्ष महोदय, साधारण अनुरोध है आपसे। धन्यवाद। और दूसरी बात, आखिरी प्रश्न कर रहा हूं, अनुमति आपसे। ये नहीं वो था। तो बात नहीं, हम यदि सरकारी आंकड़ों को मानते हैं, जो टेबल लगा है, तो सितंबर महीने में आपने 19,01,18,295, फरवरी महीने आपने जो सबसे सीएमई का आंकड़ा दिया है उस समय 18,51,093, 2,77,000 का अंतर। मैं सरकारी आंकड़े पर ही बात कर रहा हूं। तो जल्दी करिए। 2,77,000 लोगों को, मैंने शिवरतन के एक प्रश्न का भी उदाहरण दिया भी आपको, 2,77,000 लोगों में कितने लोगों को आपने नौकरी में नियोजित किया या कितने लोगों को किस तरह के रोजगार में नियोजित किया, अंतर सरकारी आंकड़ों में है, यह पूछ रहा हूं मैं आपसे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अजय चंद्राकर जी जानबूझ के घुमा के प्रश्न पूछ रहे हैं, कितने बार उत्तर दूं आपको। रोजगार कार्यालय में जो पंजीयन होता है वो 3 साल तक जीवित रहता है अध्यक्ष महोदय। 3 साल के बाद वो अपने आप हट जाते हैं, इसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आप नहीं जानते तो बोल दीजिए कि मैं इसके बारे में नहीं जानता, अभी जो मैं पूरा डिटेल आपको समझाऊंगा। चलो छोड़ दो यार, सौरभ नहीं सिंह। अध्यक्ष महोदय, रोजगार 1 घंटे कार्यालय में में 23 मिनट हो पंजीयन चुके। है। आप अपना 10 नंबर का प्रश्न पढ़ लीजिए, मेरा तो ले हो गए। सर आप सौरभ समझ रहे हैं, रोजगार एक ही कार्यालय में प्रश्न में 23 साल ठीक तक है, जीवित ठीक है, रहना है। चलो। आप जानते हैं ना। रहने दो भैया नहीं, छोड़ो। इनके उत्तर से यह है कि वो व्यक्तिगत हो गए, एक को नौकरी हमने नहीं दी, नहीं 2,77,000 चलिए देखिए पंजीयन से हट गए, हमने नौकरी किसी को सौरभ सिंह जी, सौरभ सिंह। स्वीकार करिएगा तो। नहीं सौरभ सिंह जी, सौरभ व्हाइट सिंह और जी। ग्रे ऐसा नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में सौरभ ग्रे सिंह जी। एरिया भी माननीय होता अध्यक्ष है। महोदय, माननीय चंद्राकर मंत्री जी ने अभी एक कोट किया है एनएसएसओ। ऐसे ही प्रश्न पिछले सत्र में माननीय मंत्री जी ने कहा था कि एनएसएसओ कोई डाटा इकट्ठा नहीं करती और सीएमआई प्राइवेट एजेंसी से हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं, आप उस समय क्यों एनएसएसओ के डाटा को डिटेल कर रहे थे? क्या आप सीएमआई के डाटा के साथ काम करेंगे यहां पर कि एनएसएसओ के डाटा के साथ काम? देखिए अध्यक्ष महोदय, एनएसएसओ सरकारी डाटा है, उसको राज्य सरकार उसको मान्यता देने की जरूरत ही नहीं है, वो सरकारी आंकड़ा है। सीएमआईई को हम मान्यता नहीं देते हैं। क्या? हाँ ठीक है ना, ठीक, बोल दो। चलिए शर्मा जी आप प्लीज। आईई को हम मान्यता नहीं देते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, और एनएसएसओ का डेटा तो माननीय सरकारी अध्यक्ष आंकड़ा है, चलो हो गया, अब इनका सुन प्रॉब्लम इसमें लीजिए। यह है कि दोनों आंकड़े में कोई फर्क आया नहीं है और चंद्राकर जी को लगा था कि ये दोनों आंकड़े चले गए चंद्राकर अलग जी। आएंगे। अब वो घुमा रहे हैं उस प्रश्न को। हो गया ना, चंद्राकर जी चले गए, आप माननीय चलो। अध्यक्ष जी, शर्मा जी। माननीय मंत्री जी के इस विषय पे जितने प्रश्न लगे हैं उनके अगर उत्तर देखें तो हमेशा इनके उत्तरों में विरोधाभास रहा है। आज ये पंजीकृत लोगों को बेरोजगार मान रहे थे, मेरा ही पिछले सत्र में प्रश्न था और उसमें आपका जवाब था ऑन रिकॉर्ड कि जिसने पंजीयन सुनिए कराया ना, वो जरूरी नहीं है बेरोजगार। प्रश्न को छोटा से छोटा करिए, आखिरी 2 दिन का माननीय अध्यक्ष सवाल जी, है, 25 आज मेरे मिनट हो रहे प्रश्न के उत्तर में इन्होंने कहा कि 33,000 लोगों को शासकीय नौकरी दी गई है और 22,000 के करीब विज्ञापन जारी हुए हैं। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण होता है कि हमने 2,40,000 मैं कह रहा हूं भैया प्रश्न छोटा करिए। माननीय अध्यक्ष जी, किस आंकड़े को सही माने? 15 साल मुख्यमंत्री में कहीं नहीं लगा दिया है का मुख्यमंत्री का 15 वक्तव्य साल में लगाता है। दूसरे बेरोजगार दे नहीं सकते थे, माननीय मंत्री उमेश पटेल जी का था। वक्तव्य लगाता है, आखिर किस आंकड़े को सही माने? चलिए बताइए। अध्यक्ष महोदय, जो आंकड़े के चक्कर में आधे सदन बर्बाद कर दिए एक ही प्रश्न में आप लोगों ने। एक माननीय रमन फिर वही बात है यार, बृहस्पति सिंह जी आप थोड़ा सा शांत रहिए ना, 3 दिन का सवाल है। माननीय सदस्य का एक प्रश्न लेकिन लगा 25 है, मिनट तो एक ही मैंने प्रश्न जो में उत्तर लगा दिया ना। है वो सही है। 22,000 समथिंग
22,000 समथिंग के कुछ विज्ञापन जारी हुआ है और 33,000 के लोगों को रोजगार मिला है। विज्ञापन जारी हुआ है अलग अलग विभाग से, चाहेंगे तो मैं उसका डिटेल दे देता हूं। चलिए दे दीजिएगा बाद में। सत्यनारायण शर्मा जी प्रश्न क्रमांक 2। नहीं, माननीय अध्यक्ष जी, आप तो ये कर रहे हैं, इस मामले में आप पूरे प्रदेश को गुमराह करने में सरकार लगी। माननीय अध्यक्ष हाँ, कर रहे नहीं, थे। पूरे प्रदेश को आप लोग गुमराह कर रहे हैं। आपने कर कहा रहे हैं। 15 साल शर्मा जी शर्मा जी प्लीज। छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर ठीक है ना, आ गया आप आपका। लोगों का उत्तर गलत रहता है। आइए। नहीं माननीय अध्यक्ष जी, पूरी तरह से उत्तर गलत है। सरकार इसमें निष्पक्ष नहीं है, सरकार घुमाने वाली बात कर रही है। शर्मा जी, नहीं, दो बिल्कुल लोगों को नौकरी देने वाला क्या हुआ? अरे श्रीमान जी, आप लोग 2 लाख लोगों को रोजगार देने का शर्मा जी माननीय अध्यक्ष महोदय, अलग अलग आंकड़े भी प्रस्तुत किए जाते चलिए। हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बोलिए ये जरा। गंभीर विषय है, गंभीर विषय है बेरोजगारों से जुड़ा हुआ विषय है जी। 15 साल सदन में। माननीय अध्यक्ष जी, सदन में 3 प्रकार का जवाब आता है। जी। मुख्यमंत्री जी जो होल्डिंग लगाए उसमें कहते हैं हम 10 लाख बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दे रहे हैं। जी। आखिर में पंजीकृत बेरोजगार कितने हैं और इनका बेरोजगारी का जो मापदंड है रोज बदलते हैं। किस्त में दे रहे हैं। और दूसरी बात माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका जो मापदंड है नहीं, इनका जो मापदंड प्रश्न क्रमांक 2। केवल विरोध करने के लिए विरोध करना उचित नहीं प्रश्न है। क्रमांक 2। 15 साल तक इन्होंने एक भी रोजगार नहीं दिए और आज आप बात कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 2। माननीय अध्यक्ष प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 महाराज। चलिए चलिए जा रहे। चलिए 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 हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी शिवरतन शर्मा जी ने प्रश्न किया कि बेरोजगारी भत्ता आप किसको नहीं, एक सेकंड। बेरोजगारी भत्ता अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में जब ये प्रश्न उठे थे, जब हमने बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, तब हमारे विपक्ष के सभी साथियों ने इसके ऊपर चिंता जाहिर की थी और जहां तक मुझे याद है अध्यक्ष महोदय, आपने स्वयं ने उसमें चिंता जाहिर की थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। नहीं माननीय मंत्री जी, मेरा पॉइंटेड प्रश्न है, आपने स्वीकार किया उत्तर आ रहा है, उत्तर सुन उत्तर आ रहा है। माननीय मंत्री जी बताए 16 लाख लोगों को रोजगार भत्ता देंगे क्या? अरे माननीय हमने 3 महीने में माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 3 महीने में हमने 80 करोड़ रुपए बेरोजगारी भत्ते के रूप में
प्लीज 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 बैठ जाइए। मैं भैया बैठ जाइए। मैं सबसे निवेदन कर रहा हूं, मात्र 3 दिन का सेशन है, अच्छे से चलने दीजिए, समय का सदुपयोग करिए। आपका उत्तर हो गया। महोदय, मैं कुछ आग्रह प्रस्तुत नहीं, आप करेंगे तो फिर लंबा हो जाएगा। आधा घंटा हो गया इसमें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी खाली हाँ या ना उत्तर दें कि आपने स्वीकार किया है कि 16,40,635 लोग पंजीकृत बेरोजगार हैं, इनको बेरोजगारी भत्ता देंगे क्या? मेरा पॉइंटेड पर्सन पॉइंटेड उत्तर दे दीजिए। मैं उत्तर आप दूंगा। हाँ या ना उत्तर दीजिए। मैं उत्तर पूरा दूंगा। आप पूरा सुनना पड़ेगा। जहाँ पे इनको लगता है ना अध्यक्ष महोदय की पोल खुलेगी, ये भड़क जाते हैं। इनकी पोल 15 साल में चंद्राकर जी प्लीज, चंद्राकर जी, चंद्राकर जी, चलिए बच्चे, चलिए प्लीज। शर्मा जी ऐसा मत करिए। शर्मा जी, आज मैं और आने वाले 3 दिनों में मैं इस तरह की कोई बातें को माफ करने के पक्ष में नहीं हूं। आप लोग शांति से सदन चलने दीजिए, व्यवस्थित ढंग से चलने दीजिए। आपका उत्तर खत्म हो गया। आप विद्वान मंत्री हैं, आप बैठ जाइए। विद्वान सदस्य बैठ गए, प्रश्न क्रमांक 2 प्लीज। अध्यक्ष महोदय बोलने बस चलिए, मैं आपको भी रोक चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष, प्रेस क्रमांक 2। माननीय अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष, नहीं, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, लोगों को बेरोजगारी भत्ता देंगे क्या? हो गया। मैंने अनुमति दी। बेरोजगारी भत्ता देना माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रदेश के सर जा रहे हैं। चलिए प्रेस क्रमांक 2। अध्यक्ष महोदय, चलिए महाराज, प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक 2 प्लीज। चलिए आप चलिए। माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का समाधानकारक उत्तर दे दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे यहाँ महाविद्यालय 2 महाविद्यालय खोल दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय मंत्री जी को मैं बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कुलदीप जुनेजा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न का उत्तर आदरणीय मंत्री जी ने दिया है। विश्वविद्यालय परीक्षा लेने व परीक्षा परिणाम घोषित करने के लिए पूर्णतः ऑटोनॉमस है, अतः शासन से कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। मेरा मंत्री से एक प्रश्न है, माननीय मंत्री जी, ऑटोनॉमस विश्वविद्यालय की समीक्षा शासन स्तर से नहीं की जा सकती है क्या? किस नियम के तहत है ये? माननीय अध्यक्ष महोदय, परीक्षा लेना और परीक्षा परिणाम घोषित करना ये विश्वविद्यालय का अधिकार क्षेत्र है अध्यक्ष महोदय, उससे शासन का हस्तक्षेप नहीं है। जहां तक सदस्य की चिंता है अध्यक्ष महोदय, टोटल 23 परीक्षाएं जून तक हुई हैं। 23 में से 15 जुलाई की स्थिति में लगभग 13 का परिणाम आ चुका है। बहुत जल्दी अन्य तो 10 पेंडिंग है, उसका भी रिजल्ट आ जाएगा। एक प्रश्न और है मंत्री जी, आप कर लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से तकनीकी शिक्षा विभाग प्रदेश के तकनीकी विश्वविद्यालयों का प्रशासकीय विभाग है। इस नाते विश्वविद्यालय के कार्यों की मॉनिटरिंग करने में क्या कठिनाई है और किस नियम के तहत बताने की कृपा करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मॉनिटरिंग करने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हमने जो परीक्षा परिणाम है, परीक्षा जो लिए गए हैं वो अभी जून में खत्म हुए अध्यक्ष महोदय, और ये जुलाई चल रहा है। बहुत जल्दी सारे परिणाम निकाल दिए जाएंगे। आप संतुष्ट हैं? चलिए। रणकीराम जी कंवर, पहली बार मौका मिला है, आप भी मत छोड़िए। है बहुत बढ़िया। डॉक्टर विनय जायसवाल। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से प्रश्न किया था, उसका उत्तर आ गया। केवल एक निवेदन है माननीय
मंत्री जी से कि बहुत सारे जो काम हैं वो अपूर्ण है और कई सारे काम शुरू नहीं हुए हैं, तो एक बार निर्देश दे देंगे कि वो चालू करें, जल्द से जल्द चालू करा। संतुष्ट। प्रश्न क्रमांक 6 नारायण चंदेल। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में जवाब में एक तो 3 बार संशोधित उत्तर आया है। अध्यक्ष जी, आप जो है सचिवालय को और संबंधित विभाग को निर्देश देने का कष्ट करें। अभी भी संशोधित उत्तर आया है इस टेबल में हाउस शुरू होने के बाद। दूसरी बात, माननीय अध्यक्ष जी, परिशिष्ट में यह स्वीकार किया गया है कि किसी प्रकार से जहरीली शराब से मौत नहीं हुई है। अध्यक्ष जी, आपका भी जिला वही है, मेरा भी जिला वही है। पिछले 15 मई को मेरे निर्वाचन क्षेत्र के नवागढ़ विकासखंड के ग्राम रोगदा में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हुई। 3 लोगों की मौत हुई है जहरीली शराब पीने से। मेरे पास नाम है उसके। और शासन इस प्रकार से गलत उत्तर देती है, सदन को गुमराह करती है। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, हो सकता है वो गंगा जल पी लिया होंगे, उसमें भी मर जाएंगे, इसके हाथ का लगा होगा। सही में मध्य प्रदेश में गंगा जल पिलाते हम लोगों ने देखा है। माननीय अध्यक्ष जी, 15 मई 2023 को जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम रोगदा में जहरीली शराब पीने से सेना का एक जवान नंदलाल और उसके साथ में सतीश और परसराम साहू, इन 3 लोगों की मौत हुई। अकलतरा क्षेत्र में सतनामी समाज के सत्येंद्र बंजारे की मौत हुई जहरीली शराब पीने से। अध्यक्ष जी, एक तो यह उत्तर इनका शासन का गलत आया। दूसरी बात, माननीय अध्यक्ष जी, जिस गांव में जहरीली शराब पीने से मौत हुई रोगदा में, वहां पर शासन का कोई अधिकृत शराब दुकान नहीं था। एक किराने दुकानदार जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, वो शराब बेचता था। गांव वाले बार बार मना करते थे, शिकायत किए कि यहां पर अवैध शराब बिकता है, इसको बंद कराया जाए। लेकिन आबकारी विभाग के और पुलिस विभाग के अधिकारी की मिलीजुली कुश्ती से कोई कार्रवाई नहीं हुई और 3 लोगों की मौत हो गई। माननीय, मैं पूछना चाहता हूं मंत्री जी से, इन 3 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? अधिकृत दुकान खोलने के लिए मांग कर रहे हैं क्या नेताजी? इन 3 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ में अब तक क्या क्या कार्रवाई की गई है? माननीय अध्यक्ष जी, ये जो शराबबंदी वाला मामला है, काय बोलो, शराब का मामला है, बोलते हो ना वैसे सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है अध्यक्ष जी, इसलिए इसका चर्चा नहीं किया जाए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामला में चल रहा है, इसलिए पूरा लिखित आपका आदेश का पालन करते हुए पूरा लिखित में दिया गया है। नहीं, मैं देखिए सुप्रीम, एक मिनट प्लीज, सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है वो अलग है। जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसको छोड़ दीजिए। यहाँ शराब पीने से, जहरीली शराब से मौत हुई कि नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट विचार नहीं कर रहा है। आप जवाब दीजिए कि क्या इन्होंने जो आरोप लगाए हैं सही है या गलत है? माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर एक बार उनको आपने खड़ा करा दिया। प्लीज नहीं, प्लीज, एक बार आपने उनको खड़ा करा दिया, दोबारा उनको, या तो आप शुरू से अकबर साहब को खड़ा करवाते। नहीं, माननीय अध्यक्ष, देखिए यहाँ मिलीजुली मंत्रिमंडल, प्लीज चल शुरू से अकबर साहब को खड़ा करवाना था। आपको आधा प्रश्न में खड़ा करवाना उचित नहीं है माननीय। देखिए, मैं कितने गंभीर सवाल को गंभीर ढंग से बोल रहा हूँ। मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, आपका स्वागत, मंत्रिमंडल की संयुक्त जवाबदारी है, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। एक बार खड़े हो चुके हैं, इसलिए आधा प्रश्न में खड़े नहीं होना चाहिए। चल, नहीं होना चाहिए जी। ये शायद पूरे देश में संसदीय परंपराओं के विरुद्ध होगा कि एक प्रश्न का जवाब अलग अलग विभाग के 2 मंत्री दें। आपके कहने पर हम लोग इस बात के लिए तैयार हो गए कि उनकी जगह अकबर जी जवाब दें, परंतु जब पहले आबकारी मंत्री खड़े हो गए
तो उन्हीं के द्वारा पूरा जवाब आए तो ज्यादा औचित्यपूर्ण होगा। नहीं तो ने उनने सोचा है कि वो कोई ये जो शराब का मामला है उसमें कोई अभी स्थगन आया है, उतना करके वो शांत हो गए होंगे, बाकी इनको पता होगा। आपसे सहमत हैं माननीय अध्यक्ष जी, शुरू से वो जवाब देते हैं। चलिए प्लीज बैठे ना, प्लीज समझ दूसरे में तो बहुत खड़े होता है माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत आप बदला मत लीजिए ना, खुद में खड़ा होना चाहिए। आप बदला मत लीजिए, दूसरे में कैसे कूदते रहते हैं? बदला मत लीजिए, आप खड़े होने दीजिए। चलिए नहीं, हम आपके आदेश को सिरोधार्य करते हैं, परंतु आप थोड़ा सा मैं भी तो परंपराएं ना टूटे, नियम ना टूटे, इस बात की चिंता करें तो हमारे जी समाज जी के लिए जी ज्यादा औचित्य। कर रहे हैं जैसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो बोला था सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उस मामला के लिए क्वेश्चन के लिए माना किए, आपको बधाई देता हूं। ये शराब वाला मामला है, इस जारी जरा पी के नहीं मरा है, दवाई पी के मरा है। अच्छा। जो लेख कर रहा है ना, जर का के मरा है। अच्छा, और वो जो आपने जांच करा लिया? वो डॉक्टर पोस्टमार्टम हो गया अध्यक्ष जी, डॉक्टर की रिपोर्ट आ गई? वो जार का के मरा है, ये दवा का पी के नहीं मरा है जी। जो किराना दुकान जो चला रहा था, थोड़ा वो बिक रहा था, वो उसके ऊपर कार्रवाई हो गया। अच्छा अच्छा। माननीय अध्यक्ष जी, हाँ। दो तरह के उत्तर आ रहे हैं। ये घोर आपत्तिजनक है इस प्रकार का, ये समाचार पत्रों की कटिंग है माननीय अध्यक्ष जी, ये समाचार पत्रों की कटिंग नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें तो मूल प्रश्न ही गायब हो जाएगा, मूल प्रश्न ही गायब हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि जहरीली शराब पीने से मौत हुई, वहां का एक कांग्रेस का कार्यकर्ता वहां पर शराब बेच रहा था, ग्राम रोकदा में। गांव वालों ने शिकायत की थी कि यहां पर नकली शराब बेचा जाता है, किसी दिन भी ऐसी कोई घटना हो सकती है, लेकिन अखबारी विभाग ने और पुलिस विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की, और वो जहरीली शराब पीने से मौत हुई है। आप उसको जहर में तब्दील मत करिए, नकली शराब वैसे भी जहर है। क्या गांव के दुकान में जहर बिकता है? और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब आई है, क्या लिखा है, ये बताइए। क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट? अध्यक्ष जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो जहर दवाई पी के मरा है, ये सच्चाई है। जो कांग्रेसी बोल रहा है ना कार्यकर्ता, वो कांग्रेसी नहीं है, बीजेपी वाला है। लेकिन वो दवा कभी कभी बिक रहा था, उसके ऊपर कार्रवाई हुआ है। चलिए और कुछ नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, ये शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से मौत का मामला है। देखिए, आप विद्वान सदस्य हैं, मैंने पूछा कि मेरी बात तो सुनिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब आई है? अब उसमें लिखा क्या है? अध्यक्ष महोदय, रिपोर्ट को चैलेंज नहीं किया गया है, जिसके कारण पीएम रिपोर्ट को चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये बोल रहे हैं, इनको बोलने दीजिए ना, जहर आया है, पॉइजन आया है, तो उसी इनको बोलने दीजिए ना। पेपर में छपे हुए कटिंग को नहीं मारा जा सकता। मैं नेता प्रतिपक्ष को सुन रहा हूँ, उनको सुनने दीजिए ना, मुझे नहीं आता। कौन सी मेडिसिन है जिससे प्लीज बता दे पीएम? नेता प्रतिपक्ष जी आप बोलिए। ये जो मरे है ना, वो जार पी के मरे, दवाई दारू दुकान से दारू नहीं पिया है। कौन सा जहर आया है? कौन सा जहर पोस्टमार्टम में? डॉक्टर बता सकेगा, मैं डॉक्टर थोड़ी हूं। और डॉक्टर ने रिपोर्ट में खुलासा भी किया, लेकिन देखिए इस प्रकार का दारू जो पिया है, माननीय जार पी के मरा है। माननीय अध्यक्ष, अगर सरकार के पास उत्तर नहीं है तो इसको कल के लिए रखिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये उचित नहीं है। माननीय अध्यक्ष, ये उचित नहीं है। अगर सरकार के पास उत्तर नहीं है, सैनिक का तो उसके लिए कल के लिए रखा जाए। और बोल रहा है कि वो दवाई खा के मरा है, एक सैनिक का पान कर रहे हैं मंत्री जी। सेना का जवान खत्म हो गया, सेना के जवान का पान कर रहे हैं, हंसी मजाक बना और बोल रखे हैं। रहे हैं कि वो दवाई खा के मरा है। ये सेना के सैनिक का पान कर रहे हैं, पूरे देश के सैनिकों का आपने अपमान सेना किया। के सैनिक का पान किसी कर का रहे हैं, आपको दवाई खा के मरा है। अगर जहर पी के मरा है तो सेना जहर कोई जहर भी पी पीगा के तो नहीं मरेगा। मरा है, आपने जहरीली शराब तो हम लोग से क्यों मरा है, पिलाएं? जिसको आप दारू दे रहे हैं, दारू सेना के सैनिक का पान कर रहे हैं। बात तो बस मत करना। आप सेना के सैनिक का पान कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल के लिए रख लिया जाए, अगर सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, पूरी जानकारी मंगा ले। रोज बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहे हैं। घोर आपत्तिजनक बात। आपत्तिजनक है कि जहरीली शराब को वो जहरीली शराब नहीं मानकर दवाई कहें, या नहीं दवाई अलग है। माननीय अध्यक्ष जी, जिम्मेदार ये साहब कह बहुत रहा गलत हूं, परंपरा दुकान से दारू नहीं पिया है, ना सरकारी दारू दुकान से पिया पूरा है, छत्तीसगढ़ की बदनामी होगी जार पी के मरा है, कि अगर जहरीली दुकान से शराब दारू कोई नहीं लगाएगा। बताएगा
तो उसको दवाई बता देंगे। ये क्या हो रहा है? ये तो मजाक हो रहा है। ये दवा पीने से फेरा होगा या मार होगा, वो तो मर जाएगा। ये बताने को तैयार नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, ये बताने को तैयार नहीं है। ये छत्तीसगढ़ को शर्मसार करने वाली घटना है। जब शराब की दुकानें सरकार चलाती है तो पूरी सरकार के ऊपर में अपराध दर्ज होना चाहिए। पूरी सरकार के ऊपर में अपराध दर्ज होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष, आगे चलो ना, आगे चलो। माननीय अध्यक्ष, घोर आपत्तिजनक है। ये अरे तो आगे आपत्तिजनक है, ये आपत्तिजनक है। जहरीली शराब को जहर बताना, अपनी गलतियों को छुपाना और उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट में कौन सा जहर आया ये भी नहीं बताना और ये कहना कि मैं डॉक्टर नहीं हूं, तो ये इस सदन का मजाक है। ऐसा मजाक कम से कम सदन में आपके माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बैठिए। पिया है वो मर गया। अध्यक्ष महोदय बार बार मंत्री जी बोल रहे हैं कि डॉक्टर ने पीएम किया है। माननीय अध्यक्ष डॉक्टर ने पीएम किया, डॉक्टर ने जहर पाया, सीधा तो प्रश्न जहर ही है, तो लिखेगा ना। मेरा सीधा प्रश्न है, पॉइंटेड प्रश्न है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, क्या आई है, तो कब आई है और उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या लिखा है? और अगर 4 लोगों की मौत जहरीली शराब से हुआ है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ में इस सरकार ने अब तक क्या क्या कार्यवाही की है, मैं सीधा प्रश्न कर रहा हूं। अध्यक्ष जी, कोई जिम्मेदार नहीं है। ना दारू दुकान से लेके पिया है, ना दारू पी के मरा है, वो दवाई पी के मरा है। वो कौन जिम्मेदार होगा? वो खुद जिम्मेदार होगा जो पिया है। इसमें कोई रोल नहीं है हमारा पार्टी है, मतलब दुकान से, आबकारी विभाग से। माननीय अध्यक्ष जी, अगर सदन इसी तरीके से चलेगा, 4 लोगों की मौत हुई, 4 लोगों की मौत हुई और कोई उत्तर सरकार से नहीं आया। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, लोगों का मरना सामूहिक आत्महत्या है। माननीय अध्यक्ष जी, क्या नहीं सदन की जांच कमेटी से इसकी जांच कराएंगे क्या? आप सरकार को निर्देशित करें। जी 4 लोगों अध्यक्ष जी, इसका जरूरत नहीं है। कोई ना दुकान से दारू पी के नहीं मरा तो क्या? 4 लोगों की मृत्यु हो गई और दोषी कोई नहीं है। एक को मार भी लेते, 4 लोग ऐसे मरे। 4 लोगों की मृत्यु हुई और कोई भी दोषी नहीं है, ये कैसे संभव हो सकता है? चलिए बैठिए कैसे संभव हो सकता है? माननीय आप बैठ अध्यक्ष, जाइए। मैंने आग्रह किया मैं आपसे बैठ तो कि जाइए। सदन की जांच कमेटी से गंभीर विषय के सदन जांच कराने की आप घोषणा करा दें। देखिए, गंभीर विषय है, मैं भी समझता हूं और इसका पूर्ण उत्तर नहीं आया ये भी समझता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि इसका पूरा जवाब मंगा के कल सदन में रख दें, ठीक है? प्रश्न क्रमांक 7। माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न क्रमांक 7 प्लीज। मेरे प्रश्न में हाँ जी, माननीय मंत्री जी ने विशेष आबकारी शुल्क और अतिरिक्त आबकारी शुल्क लगाने स्वीकार किया है। और ये विशेष आबकारी शुल्क को तो 23/3 को आपने हटा दिया 2021 में, और अतिरिक्त आबकारी शुल्क गौठान के लिए और शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए अभी भी लग रहा है। और इसके चलते छत्तीसगढ़ के जो मजरा प्रेमी हैं, शराब प्रेमी हैं, उनको पौवा पीछे 20 रुपए ज्यादा देना पड़ रहा है। 10 रुपए गौठान के नाम पे, 10 रुपए शिक्षा स्वास्थ्य के नाम पे, पौवा में 20 रुपए बढ़ गया। और जब कोरोना का लगा था तो उसमें भी 10 रुपए था, 30 रुपए ज्यादा देना पड़ रहा था। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, ये विशेष आबकारी शुल्क में कुल कितने आबकारी का अतिरिक्त कलेक्शन हुआ और अतिरिक्त आबकारी शुल्क में गौठान और शिक्षा के मामले में कितना कलेक्शन हुआ, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में, और ये जो राशि संग्रहित हुई, ये राशि को संबंधित विभाग को आबकारी विभाग ने कब भेजा? चलिए भाई, किससे जवाब सुनना चाहेंगे? जिससे आप जिससे दे दें। ज्यादा हम लोग ले रहे हैं गौठान के लिए, शिक्षा के लिए, ये 10 रुपये ज्यादा ले। ठीक नहीं, वो कह रहे हैं कितना पैसा आया, इसकी जानकारी है आपको? मैंने तीनों के लिए कितना पैसा आया, वही मैं और पूछ रहा विभाग को हूँ। कब दिया गया ये बता दें। आपके प्रश्न को सरल कर रहा हूँ मैं। देश में गैस के, पेट्रोल डीजल के बढ़ा थे, तेकरो का होते भैया हो जी 20 सेकंड में 216 करोड़।
आया? जी ठीक है, वो कह रहे हैं गया क्या नहीं गया, जिस विभाग के लिए आया था वहां गया कि नहीं, ये भी पूछ रहे हैं। वो विभाग को है सर, हम लोग विभाग को दे दिए। नहीं माननीय अध्यक्ष जी, मैंने बहुत पॉइंटेड प्रश्न किया है। ये तीनों मद में कितनी कितनी राशि का कलेक्शन हुआ और कलेक्शन होने के बाद संबंधित विभाग को कितनी कितनी राशि कब कब भेजी गई, बहुत पॉइंटेड प्रश्न है मेरा। बता दो, कल बता दीजिए। 2021 में मैं बार बार बोल रहा हूँ 216 करोड़ रुपए गया है। ये सब आगे ये विशेषाधिकार बनेगा क्योंकि उस पर दूसरा है, मैं प्रमाण दूंगा अगली बार। नहीं मैंने आज शाम को मैंने अच्छा 202 करोड़ रुपए जो दिया, 216 करोड़ रुपए, मैंने इसमें 3 बातों का उल्लेख किया है माननीय अध्यक्ष जी। विशेष आबकारी शुल्क, अतिरिक्त आबकारी शुल्क पंचायत एवं ग्रामीण विकास गौठान के लिए और शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए, ये 3 अलग, एक विशेष लगाया गया और 2 अतिरिक्त लगाया। प्रिविलेज मैंने तीनों का अलग अलग जानकारी मांगी है कि कितना कलेक्शन हुआ और संबंधित विभाग को कब कब भेजा गया। पॉइंटेड प्रश्न है मेरा। जी माननीय अध्यक्ष महोदय, गोटान में पूरा साल का 1059 करोड़ गया है। अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न को माननीय मंत्री जी समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? मैंने तीनों का अलग अलग पूछा है। मेरी बात सुनिए ना, गौठान में आप कोविड में और शिक्षा स्वास्थ्य में, बड़े तीनों का अलग अलग बता देना मुझे सर। मेरी बात समझ लीजिए, शिक्षा में 558 करोड़। आप बड़े विद्वतापूर्ण प्रश्न कर रहे हैं और घुमा घुमा के भी कर रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ, वो सीधा साधा बात नहीं सर, मैं तो सीधा प्रश्न सीधा साधा आदिवासी मंत्री है। कुर्सी से उछलता है। चलिए सर, दूसरा माननीय अध्यक्ष जी, धोती खुल जाएगी ऐसा पूछते हो तो उसका बदला मत लीजिए। हाँ, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, सब ज्ञान भी बड़े बड़े ज्ञानी लोग पछाड़ा चलिए। माननीय अध्यक्ष जी, मौजूद भी चलिए अक्सर ज्ञान नहीं अगर मौजूद। मैं सुन रहा हूँ, आप शांति से रहिए ना, आपका उत्तर देने का कोशिश करें। थोड़ा डांट देना, क्या कपड़ा पहनने तक जा रहा है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोई मजाक कर रहा है? माननीय क्वेश्चन में बाबा कोई कपड़ा उपड़ा की बात करता है क्या? माननीय इसमें नया में है क्या? माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सीधा सीधा सरकार के ऊपर आरोप है कि अतिरिक्त कर की वसूली हुई और जिस कार्य के लिए वसूली की गई वहां वो खर्च नहीं हुआ, उस विभाग को पैसा नहीं दिया गया। आरोप नहीं लगा सकते, कैसे आरोप लगाएंगे? जबरदस्ती सबूत पेश करो ना। अध्यक्ष कैसे बता सकता है? अध्यक्ष जी, इसके पास क्या प्रूफ है? ये जबरदस्ती कैसे प्रूफ है? आरोप लगाने का अधिकार नहीं है आपको। यही सबसे बड़ा प्रमाण है। माननीय अध्यक्ष जी, अगला प्रश्न करता हूं। माननीय मंत्री जी ने 3 समितियों के गठन करने की बात को स्वीकार किया है। राजनीतिक समिति जिसके अध्यक्ष आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी थे, क्या बताइए, दूसरी ये कैसे रहा, किसने सचिव आबकारी की अध्यक्षता में प्रशासनिक समिति और सचिव आबकारी विभाग के संयोजन में गठित सामाजिक समिति, ये 3 समितियां गठित करना आपने स्वीकार किया है शराबबंदी के लिए। इन समितियों की बैठक, पहला तो इनका कार्यकाल कब तक का था जिस दिन गठन किया गया, तो इनका कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया था, 1, और दूसरा कार्यकाल कितने बार बढ़ाया गया, 2, और तीसरा कितनी समितियों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, ये जानकारी दे दीजिए। अभी अध्यक्ष जी ये कार्यकाल समय पूछ रहा है, समय खत्म नहीं हुआ है, अभी जारी है, अभी चल रहा है। हमारा सत्यनारायण शर्मा गुजरात गया था, बिहार गया था और इनसे पूछना बच्चा है। और इन लोग 2 MLA थे, बोलने से अभी तक दिए नहीं है, नहीं तो अभी तक दिए रखा हो सकता। इनके कारण फंस गए हैं। अध्यक्ष जी, मैंने बहुत पॉइंटेड प्रश्न किया है। जब ये समितियां गठित की गई तो समितियों का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया? अगर निर्धारित समय में रिपोर्ट नहीं आई तो कार्यकाल आपने कितने बार बढ़ाया और कितनी समितियों की रिपोर्ट आ गई? तीनों समितियों में कालखंड तो निर्धारित होता है, कोई भी समिति बनती है, इसमें लिमिट नहीं है, लिमिट नहीं है। जब तक ये कार्य बंद नहीं होगा, रिपोर्ट नहीं आएगा, ये लिमिट नहीं किया गया है।
चलते रहेगा। नहीं, माननीय जब तक अध्यक्ष बंद जी। नहीं होगा। माननीय अध्यक्ष जी, ये गुमराह कर रहे हैं। शराबबंदी का वादा करने वाले लोग गंगा जल उठा के कसम तुम लोग खाने तो दिए वाले नहीं। लोग इस मुद्दे पर अगर दिए तो मांगे नहीं। या तो दिए नहीं। नहीं बोल रहे। तुम लोग कर रहे हैं। तुम्हारा क्या बच्चा है? चलिए माननीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री ने घोषणा किया, माननीय अध्यक्ष जी। राजनीतिक दल से ऊपर उठकर चुप माननीय होने के अध्यक्ष जी। बाद माननीय अध्यक्ष जी। बोल रहे हैं ना, बोल रहे हैं, सामाजिक- उसका भी सुन लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री ने, हमारा मुख्यमंत्री ने, दल का नेता ने यह घोषणा किया है कि शराबबंदी के लिए ये राजनीति से ऊपर उठकर राजनीतिक दल के लोग जो नाम देंगे उसको बैठक होगा। ये नाम मांग के तक गए, अभी तक नहीं दिया, इसलिए लफड़ा पता है, नहीं तो अभी तक निराकरण हो जाता। माननीय अध्यक्ष जी। अभी तक नाम देगा तो हो जाएगा। माननीय कब दोगे अध्यक्ष जी। बताओ? माननीय अध्यक्ष जी, एक प्रश्न। माननीय माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, पूछ रहा हूँ, एक मिनट पूछने दो अनुमति दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बहुत छोटा सा प्रश्न है और एक छोटा सुझाव है। कितने मिनट में होगा? एक सेकंड में। एक तो कौन से नियम प्रक्रियाओं के तहत सरकार को अधिकार है राजनीतिक समिति गठित करने का, एक। और दूसरा, क्योंकि वो उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी सदन में मौजूद है, सदन में मौजूद है, सामूहिक जिम्मेदारी है मंत्रिमंडल की, वो बता सकते हैं कि स्वास्थ्य के लिए उनको कितना पैसा मिला। आप उनसे उत्तर दिलवा दीजिए। ये प्रश्न मिला है प्रासंगिक है माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कुछ आता ही नहीं पंचायत है। मंत्री भी बैठे हैं, वो बता देंगे। उद्भुत भी नहीं होता माननीय कौन से अध्यक्ष नियम महोदय। प्रक्रियाओं के तहत राजनीतिक समिति गठित कर सकते हैं? इसमें क्या और- उद्भुत होता है? ये प्रश्न अरे, उद्भुत नहीं होता है। जबरदस्ती का कहां से पूछ रहा है? माननीय इसमें मुख्यमंत्री प्रश्न आपके पहले वो माननीय प्लीज अध्यक्ष प्लीज जी। माननीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री माननीय महोदय जा रहे अध्यक्ष हैं। कुछ भी प्रश्न पूछेंगे वो क्या? माननीय समिति मंत्री गठन जी कर- के प्लीज, बात प्लीज, से संबंधित नहीं प्लीज है। बैठिए तो आप बैठिए माननीय तो मंत्री जी, बैठिए ना, बैठ जाइए ना, मैं देख रहा हूँ, माननीय अध्यक्ष मैं जी, देख रहा हूँ, आप बैठ तो जाइए, आप बैठ माननीय जाइए। अध्यक्ष जी, जितने प्रश्न आए हैं हाँ माननीय मंत्री जी पढ़ के नहीं जवाब दे सकते, तो सबके उत्तर आप पटल पे रखवाने के निर्देश दे दीजिए कि जितने प्रश्न आए हैं उनके लिखित में उत्तर पटल पर रख दे, तो इसका कम से उत्तर कम मिल सदन गया को तो कर जानकारी देगा हो भाई। जाएगी। अच्छा लखमा जितना अच्छा उत्तर देता है उतना तो तुम मुझे जब कौशिक जी, बिल्कुल, जितना प्लीज बैठिए तो, उत्तर दे देते हैं। बैठिए तो, पहले लखमा पहले जी जितना अच्छा उत्तर देते हैं आप नहीं जमा देते। कौशिक जी, वो पूछे वाला भी नहीं जमा देते। एक मौका मिला, इसके लिए उनको बधाई। चलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, जी मंत्री जी का ना पहले प्रश्न जवाब है ना अभी जवाब है, जी और ये कथन करना कि आप लोगों ने उसमें किसी का नाम नामांकित नहीं किया। जी मैं ये पूछना चाहता हूं मंत्री जी से, जब इन्होंने घोषणा पत्र जारी किया तो ये भाजपा वाले से पूछ लिए थे कि शराबबंदी हम करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप लोग उसमें ये नामांकन कहां पहुंच करेंगे? गया माननीय अध्यक्ष महोदय? मैं पूछना प्लीज, चाहता ये हूं, कहां पहुंच आप रहा जब है? घोषणा पत्र जारी किए, शांति से रहो यार, उधर देखिए, जब आप उधर घोषणा जारी देखिए, किए, ये आप उधर देखिए, देखो उत्तर कोई दे नहीं पा रहे, बहाना नहीं करना चाहिए। शांति से और रहो। छत्तीसगढ़ के जनता से माफी मांगना चाहिए। उपस्थिति नहीं होता है। उपस्थिति नहीं होता है। प्रश्नकाल खत्म, प्लीज प्रश्नकाल समाप्त। माननीय रविंद्र चौबे जी।